क्या एक इंसान अपनी जान दांव पर लगाकर पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को बदल सकता है? क्या एक हंगर स्ट्राइक सरकार को अपनी बात सुनने पर मजबूर कर सकती है? और आखिर क्यों 3 इडियट्स के रियल इंस्पिरेशन सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया है 6 वीक्स और डेथ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई उज्जवल नारायणपुर। आज की ये कहानी सिर्फ एक हंगर स्ट्राइक की नहीं है। ये उन लाखों छात्रों की कहानी है जिनके सपने एक पेपर लीक ने तोड़ दिए। ये लद्दाख के उन लोगों की कहानी है जो वर्षों से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की मांग कर रहे हैं। और ये उस इंसान की कहानी है जिसने पूरी जिंदगी एजुकेशन रिफॉर्म, क्लाइमेट प्रोटेक्शन और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दी। लेकिन जब उसे लगा कि देश के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जब उसे लगा कि लद्दाख का भविष्य खतरे में है, तब उसने राजनीति का रास्ता नहीं चुना। उसने चुना अपनी जान दांव पर लगाने का रास्ता। 14 जुलाई 2026, दिल्ली का जंतर मंतर, एक छोटा सा स्टेज, चारों तरफ डॉक्टर्स, लगातार हेल्थ मॉनिटरिंग। 17 दिनों से केवल पानी के सहारे जिंदा एक इंसान, 8 किलो से ज्यादा वेट लॉस, ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है, आवाज लगभग खत्म, लेकिन हौसला आज भी पहाड़ों जितना मजबूत। उस इंसान का नाम है सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जिनसे इंस्पायर होकर बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर 3 इडियट्स का आइकॉनिक कैरेक्टर फुनसुक वांगडू बनाया गया। वही सोनम वांगचुक जिन्हें एशिया का प्रतिष्ठित रामोन मगासे अवार्ड मिला। वही सोनम वांगचुक जिन्होंने आइस स्तूपा टेक्नोलॉजी बनाकर लद्दाख के हजारों किसानों के लिए पानी की नई उम्मीद पैदा की। लेकिन आज वही इंसान लाइफ सपोर्ट नहीं बल्कि सिर्फ अपने इरादों के सहारे लड़ रहा है। सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला है, या इसके पीछे लद्दाख के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा छिपा हुआ है? सरकार अब तक चुप क्यों है? क्या यह प्रोटेस्ट आने वाले समय में देश की राजनीति और एजुकेशन पॉलिसी को बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रामोन मगसेसे अवार्ड विनर की आवाज भी सरकार तक नहीं पहुंच रही, तो एक आम नागरिक की आवाज कौन सुनेगा? आज की इस वीडियो में बिना किसी पॉलिटिकल बायस के, सिर्फ फैक्ट्स, हिस्ट्री और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर हम पूरी कहानी समझेंगे। कौन है सोनम वांगचुक, क्यों शुरू हुआ ये हंगर स्ट्राइक, क्या हैं उनकी 2 सबसे बड़ी डिमांड्स, सरकार का क्या स्टैंड है, ऑपोजिशन उनका सपोर्ट क्यों कर रहा है, और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद पूरे देश को देना होगा। सो लेट्स बिगिन। सोनम वांगचुक, आज ये नाम सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया उन्हें एक इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर, इनोवेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में जानती है। लेकिन उनकी कहानी किसी बड़े शहर, महंगे स्कूल या अमीर परिवार से शुरू नहीं होती, बल्कि शुरू होती है हिमालय की ऊंची वादियों में बसे लद्दाख के एक छोटे से गांव से। 1 सितंबर 1966 लद्दाख के उलेतोको नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस गांव में केवल 5 घर थे और सबसे बड़ी बात, वहां कोई स्कूल ही नहीं था। आज सोचिए, जहां स्कूल ही नहीं हो वहां पढ़ाई कैसे होगी? लेकिन इसी गांव से आगे चलकर एक ऐसा इंसान निकला जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को शिक्षा का नया मॉडल दिखाया। सोनम वांगचुक की शुरुआती 9 साल की पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं हुई, बल्कि उनकी पहली शिक्षक थी उनकी माँ। बाद में सोनम वांगचुक ने अपनी माँ के बारे में एक बहुत ही भावुक बात कही थी। उन्होंने कहा, मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन वे सबसे ज्यादा शिक्षित इंसान थी जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में देखा। यहीं से उनके जीवन का पहला सबक शुरू हुआ। एजुकेशन सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है, सीखने की सोच का नाम है। कुछ साल बाद जब उनके पिता की नौकरी जम्मू कश्मीर सरकार में लगी, तो पूरा परिवार श्रीनगर चला गया। यहीं पहली बार सोनम वांगचुक का दाखिला एक स्कूल में हुआ। लेकिन जिस सपने के साथ वे स्कूल पहुंचे थे, वो सपना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, क्योंकि वहां एक ऐसी समस्या उनका इंतजार कर रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। स्कूल में पूरी पढ़ाई उर्दू भाषा में होती थी, लेकिन सोनम वांगचुक को उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। वे अपनी मातृभाषा बोलते थे,
और शिक्षक जो पढ़ाते थे उसका एक शब्द भी उनकी समझ में नहीं आता था। स्थिति और भी कठिन तब हो गई जब पढ़ाई समझ न आने पर शिक्षकों ने उन्हें डांटना और मारना शुरू कर दिया। सोचिए, एक छोटा बच्चा, नई जगह, नई भाषा और ऊपर से सजा। ऐसी परिस्थिति में किसी का भी आत्मविश्वास टूट सकता था। आखिरकार सोनम वांगचुक ने वो स्कूल छोड़ दिया, लेकिन यहीं से उनके अंदर एक सवाल पैदा हुआ। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम बच्चों को उनकी भाषा में सीखने का अधिकार देती है? शायद यही सवाल आगे चलकर लाखों बच्चों की जिंदगी बदलने वाला था। कुछ समय बाद उनका दाखिला केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में कराया गया। यहीं से उनकी पढ़ाई ने एक नई दिशा पकड़ी। उन्होंने मेहनत की, हर चुनौती का सामना किया और धीरे धीरे ये साबित कर दिया कि अगर सही माहौल मिले तो कोई भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर यानी NIT श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। लेकिन यहां भी उनकी राह आसान नहीं थी। कहा जाता है कि उनके पिता चाहते थे कि वे कोई दूसरा विषय चुने, लेकिन सोनम वांगचुक अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाया, संघर्ष किया और आखिरकार 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन उनकी असली मंजिल अब भी बाकी थी, क्योंकि इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने बड़ी कंपनी में नौकरी करने का सपना नहीं देखा। उन्होंने अपने गांव, अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलने का फैसला किया। सिर्फ 22 साल की उम्र में वे वापस लद्दाख लौटे और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी क्रांति जिसने पूरे लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था बदल दी। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया ने सलाम किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने उन्हें सम्मान दिया, जिसकी वजह से उन्हें रमोन मागासाई अवार्ड मिला और जिसकी वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि एजुकेशन रिफॉर्मर के नाम से पहचानने लगे? इस सवाल का जवाब हमें लेकर जाता है साल 1988 में। उस समय सोनम वांगचुक की उम्र सिर्फ 22 साल थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जहां ज्यादातर लोग अच्छी नौकरी और बेहतर करियर की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं, वहीं सोनम वांगचुक ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वे वापस अपने घर, अपने लोगों और अपने लद्दाख लौट आए। लद्दाख लौटने के बाद उन्होंने एक ऐसी सच्चाई देखी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 95% छात्र हर साल परीक्षा में फेल हो रहे थे। सोचिए, अगर 100 बच्चों में 95 बच्चे फेल हो जाएं, तो क्या इसका मतलब यह है कि बच्चे कमजोर हैं या फिर सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी कमी है? सोनम वांगचुक ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। उन्होंने गांव-गांव जाकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बात की। उन्होंने पाया कि असली समस्या बच्चों की बुद्धि नहीं थी, समस्या थी एजुकेशन सिस्टम। स्कूलों में पढ़ाई उर्दू में होती थी, जबकि अधिकांश बच्चे अपनी स्थानीय भाषा बोलते थे। किताबें ऐसे लोगों द्वारा लिखी जाती थीं जिन्हें लद्दाख की संस्कृति, मौसम और जीवन शैली के बारे में बहुत कम जानकारी थी। बच्चों को ऐसे उदाहरण पढ़ाए जाते थे जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं। यानी बच्चों को नहीं बल्कि पूरा सिस्टम उन्हें फेल कर रहा था। यहीं से सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि अगर बदलाव लाना है तो सिर्फ शिकायत करने से नहीं, काम करके दिखाना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने भाई और 5 साथियों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सेकमोल की स्थापना की। सेकमोल का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं था, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलना था। उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर शिक्षकों को नई ट्रेनिंग दी, स्थानीय भाषाओं में किताबें तैयार करवाईं, गांव के लोगों और अभिभावकों को भी स्कूल की जिम्मेदारी में शामिल किया। बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, लीडरशिप, फार्मिंग, सोलर टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस भी सिखाई जाने लगी। इसके बाद 1994 में एक नई पहल शुरू हुई जिसका नाम था ऑपरेशन न्यू होप। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति थी। धीरे धीरे इसके परिणाम सामने आने लगे। जो बच्चे पहले लगातार फेल हो रहे थे वे अब पास होने लगे। स्कूलों का माहौल बदल गया, शिक्षकों की सोच बदली, अभिभावकों की भागीदारी बढ़ी और सबसे बड़ी बात, बच्चों के अंदर सीखने का आत्मविश्वास वापस लौट आया।
इस मॉडल की सफलता इतनी बड़ी थी कि बाद में ऑपरेशन न्यू होप को लद्दाख की ऑफिशियल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बना दिया गया। यही वो काम था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान सोनम वांगचुक की ओर खींचा। साल 2018 में उन्हें एशिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक रामन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड कमेटी ने कहा कि सोनम वांगचुक ने दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा को समाज की जरूरतों के अनुसार बदलने का अनोखा मॉडल पेश किया है। लेकिन यहीं उनकी कहानी खत्म नहीं होती। शिक्षा सुधार के बाद उन्होंने एक और ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बर्फ से पानी बचाने की ऐसी तकनीक बनाई जो आज दुनिया भर में आइस स्तूपा टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। लेकिन आखिर आइस स्तूपा क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों पूरी दुनिया आज सोनम वांगचुक के इस इनोवेशन की तारीफ करती है? सवाल अभी भी बाकी था। क्या सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म ही सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, या उन्होंने ऐसा कुछ और भी किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान लद्दाख की ओर खींच लिया? इस सवाल का जवाब छिपा है लद्दाख की कठोर जलवायु में। लद्दाख समुद्र तल से लगभग 11,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। चारों तरफ बर्फ दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गर्मियों में यहाँ पानी की भारी कमी हो जाती है। अब सवाल उठता है, इतनी बर्फ होने के बावजूद पानी की कमी क्यों? दरअसल सर्दियों में ग्लेशियरों का पानी जम जाता है। जब गर्मियां शुरू होती चेंज्ड हैं, तब खेती के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन उस समय तक अधिकांश ग्लेशियरों का पानी या तो बहुत तेजी से बह चुका होता है या किसानों तक समय पर नहीं पहुंच पाता। नतीजा, फसलें सूखने लगती हैं, किसानों को भारी नुकसान होता है और हर साल पानी की समस्या और गंभीर होती चली जाती है। सोनम वांगचुक ने इस समस्या को बहुत करीब से देखा। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जिससे सर्दियों का पानी गर्मियों तक बचाकर रखा जा सके? यहीं से जन्म हुआ एक अनोखे इनोवेशन का आइस स्तूप टेक्नोलॉजी। क्या है आइस स्तूप? आसान भाषा में समझें तो आइस स्तूप एक कृत्रिम बर्फ का पहाड़ होता है। सर्दियों में पहाड़ों से आने वाले पानी को पाइपों के माध्यम से नीचे लाया जाता है। कड़ाके की ठंड में ये पानी हवा में फव्वारे की तरह फैलता है और धीरे धीरे जमकर शंकु के आकार का विशाल बर्फ का ढेर बन जाता है। इसे ही आइस स्तूपा कहा जाता है। अब सवाल आता है, कोन शेप ही क्यों? क्योंकि शंकु का आकार ऐसा होता है कि उस पर सूरज की गर्मी का असर कम पड़ता है। इस वजह से बर्फ बहुत धीरे धीरे पिघलती है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जब गर्मियों में किसानों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब यही आइस स्तूपा धीरे धीरे पिघलता है और खेतों तक लगातार पानी पहुंचाता रहता है। यानी सर्दियों का जमा हुआ पानी गर्मियों में किसानों की जिंदगी बचाता है। सोनम वांगचुक और उनकी टीम ने ऐसे कई आइस स्तूपा तैयार किए। बताया जाता है कि उनकी टीम द्वारा बनाए गए 6 आइस स्तूपा में लगभग 3 करोड़ लीटर पानी संग्रहित किया जा सकता है। आज इस तकनीक की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के दौर में पानी की कमी पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसी तरह सोनम वांगचुक ने अपना SECMOL कैंपस भी पूरी तरह प्रकृति के अनुकूल बनाया। इस कैंपस को छात्रों ने मिलकर मिट्टी की दीवारों से बनाया। हीटिंग, लाइटिंग और कुकिंग के लिए यहाँ लगभग पूरी तरह सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। यानी कम खर्च, कम प्रदूषण और पूरी तरह सस्टेनेबल लाइफ। इसी सोच ने सोनम वांगचुक को सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि क्लाइमेट इनोवेटर और एनवायरमेंटल लीडर के रूप में दुनिया भर में पहचान दिलाई। लेकिन इतनी उपलब्धियों के बाद भी आज वही इंसान दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर क्यों बैठा है? क्या वजह सिर्फ नीट UG 2026 पेपर लीक है, या इसके पीछे कोई और भी बड़ा कारण छिपा है? आखिर उनकी मांगे क्या हैं और उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाने जैसा इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? आखिर क्यों सोनम वांगचुक ने शुरू किया 6 वीक्स और डेथ? लेकिन इतनी उपलब्धियां हासिल करने वाला इंसान, जिसने शिक्षा बदली, जिसने पर्यावरण के लिए नई तकनीक बनाई, जिसे पूरी दुनिया सम्मान देती है, आखिर वो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए क्यों मजबूर हुआ? इस सवाल का जवाब हमें लेकर जाता है
28 जून 2026, दिल्ली का जंतर मंतर। देश भर से हजारों छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग संगठनों के लोग वहां जुटे हुए थे। इसी दिन सोनम वांगचुक ने घोषणा की कि वे इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक यानी आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे पहले अनशन 1 सप्ताह के थे, फिर 2 सप्ताह, फिर 3 सप्ताह, लेकिन ये मेरा छठा अनशन है और इस बार ये 6 वीक्स और डेथ होगा। उनकी इस घोषणा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन सवाल था, आखिर वे किसके खिलाफ लड़ रहे थे? पहली मांग, नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जवाबदेही। सोनम वांगचुक की पहली मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये मांग केवल उनकी नहीं थी, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी नाम के एक युवा आंदोलन की भी मुख्य मांग थी। अब सवाल उठता है, ये कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? इस आंदोलन की शुरुआत 16 मई 2026 को अभिजीत दीपक ने की। इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। 15 मई 2026 को एक अदालत की सुनवाई के दौरान भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक टिप्पणी काफी चर्चा में आई, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों और बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोचेस और पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए। इसके विरोध में अभिजीत दिपके ने व्यंग के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की। लेकिन आंदोलन की सबसे बड़ी वजह थी नीट यूजी 2026 पेपर लीक। क्या हुआ था नीट यूजी 2026 में? 3 मई 2026 को देश भर में नीट यूजी एग्जाम आयोजित हुई। करीब 22.8 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जांच में सामने आया कि क्वेश्चन पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था। इसके बाद 12 मई 2026 को परीक्षा रद्द कर दी गई। दोबारा परीक्षा 21 जून 2026 को कराई गई। लेकिन तब तक लाखों छात्र मानसिक तनाव से गुजर चुके थे। कई परिवारों की वर्षों की मेहनत पर सवाल खड़े हो गए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस पूरे विवाद के बाद कम से कम 11 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। यही घटना सोनम वांगचुक को अंदर तक झकझोर गई। उन्होंने कहा, गलती छात्रों की नहीं थी, गलती सिस्टम की थी, लेकिन सजा छात्रों को मिली। इसीलिए उन्होंने मांग की कि इस मामले की जवाबदेही तय हो और जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। लेकिन यहीं तक उनकी लड़ाई सीमित नहीं थी। उनकी दूसरी मांग लद्दाख के भविष्य से जुड़ी थी। दूसरी मांग, लद्दाख को 6th शेड्यूल का संरक्षण। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख की संस्कृति, पहाड़, नदियां, जंगल और वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों की पहचान को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जरूरी है। इसीलिए वे चाहते हैं कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। उनका मानना है कि अगर संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली तो भविष्य में बड़े उद्योग, माइनिंग प्रोजेक्ट्स और बाहरी निवेश बिना स्थानीय लोगों की पर्याप्त भागीदारी के प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव डाल सकते हैं। यही कारण है कि उनके लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। लेकिन इतनी बड़ी मांगों के बावजूद क्या केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत की? क्या किसी मंत्री ने जंतर मंतर पहुंचकर उनकी बात सुनी? और आखिर क्यों 17 दिन, 20 दिन, फिर 25 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठने लगे? लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। फिर भी उनका इरादा नहीं बदला। 14 जुलाई 2026 उनके हंगर स्ट्राइक का 17वां दिन था। वे पिछले 17 दिनों से सिर्फ पानी के सहारे थे। उनका वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका था। ब्लड प्रेशर लगभग 109/70 दर्ज किया गया। डॉक्टरों की टीम 24x7 मॉनिटरिंग कर रही थी। उनकी आवाज इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उन्हें धीरे धीरे बोलना पड़ रहा था, लेकिन उनके शब्द आज भी उतने ही मजबूत थे। उन्होंने कहा, मैं गांधी नहीं हूं, मैं कोई हीरो भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सामान्य नागरिक हूं जिसने अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की है। इधर जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी।
जो आंदोलन शुरुआत में कुछ छात्रों और युवाओं तक सीमित था, वो अब एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका था। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स, सोशल वर्कर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट्स और कई राजनीतिक दलों के नेता वहां पहुंचने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या सरकार ने उनसे बात की? 15 जुलाई 2026 तक आंदोलन को 25 दिन हो चुके थे, लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार का कोई मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शनकारियों से औपचारिक बातचीत करने नहीं पहुंचा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक प्रेरित आंदोलन बताया और साफ कहा कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेताओं का आरोप था कि सरकार आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। उनका कहना था, इतने बड़े समाज सेवी और रामोन मैग्सेयास अवार्ड विनर की बात भी अगर नहीं सुनी जाएगी तो आम नागरिक किससे उम्मीद करेगा? इसी बीच विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं ने सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील की। फिल्म जगत से भी कई प्रसिद्ध हस्तियों ने समर्थन दिया। ओमी वैद्य, जिन्होंने 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगम का किरदार निभाया था, उन्होंने भावुक होकर कहा, आई डोंट वॉन्ट फुनसुक वांगडू टू डाई। इसके अलावा जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, प्रकाश राज और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी सरकार से संवाद की अपील की। लेकिन सोनम वांगचुक अपने फैसले पर अडिग रहे। लोग लगातार उनसे हंगर स्ट्राइक खत्म करने की अपील करते रहे, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर मैं आज अपना अनशन खत्म कर दूं, तो इससे उन छात्रों की जिंदगी वापस नहीं आएगी जिन्होंने आत्महत्या की, और ना ही इससे लद्दाख के पहाड़ और नदियां सुरक्षित हो जाएंगी। उनकी ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। इस बीच आंदोलन में शामिल एक छात्र कार्यकर्ता की तबीयत भी बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे थे। अब पूरे देश की नजर एक तारीख पर टिक गई थी, 20 जुलाई 2026। यही वो दिन था जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होना था। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया कि वो जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक एक पीसफुल मार्च निकालेगी। सोनम वांगचुक ने भी कहा, अगर उनकी सेहत ने अनुमति दी तो वे खुद इस मार्च में शामिल होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या 20 जुलाई को सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होगी? क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ेंगे, या फिर उनका 6 वीक्स और डेथ वाला ऐलान सच साबित होने की ओर बढ़ रहा था? लेकिन अब सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक की सेहत का नहीं था। सवाल था, क्या लोकतंत्र में एक शांतिपूर्ण आंदोलन की आवाज सरकार तक पहुंच पाएगी? 20 जुलाई 2026 देश की संसद का मॉनसून सेशन शुरू हुआ। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग इकट्ठा थे। स्टूडेंट्स, टीचर्स, सोशल एक्टिविस्ट्स, क्लाइमेट ग्रुप्स और देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग, सबकी निगाहें सिर्फ एक चीज पर थीं, क्या आज सरकार बातचीत करेगी? कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक एक पीसफुल मार्च निकालेगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सांसदों, यहां तक कि BJP MPs को भी आमंत्रित किया कि वे आंदोलन स्थल पर आएं, प्रदर्शनकारियों से मिलें और नीट UG तथा लद्दाख के मुद्दे को संसद में उठाएं। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने भी देशवासियों से एक भावुक अपील की। उन्होंने X पर लिखा, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ घर बैठकर मैसेजेस मत भेजिए। 20 जुलाई को दिल्ली आइए, जंतर मंतर आइए और पार्लियामेंट तक हमारे साथ एक पीसफुल मार्च में शामिल होइए। उनकी ये अपील लाखों लोगों तक पहुंची। सोशल मीडिया पर #सोनम वांगचुक और #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लेकिन सरकार की ओर से अपने पहले के रुख में कोई बड़ा सार्वजनिक बदलाव दिखाई नहीं दिया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे की मांग को पहले की तरह खारिज किया। उधर आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना था कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई है। अब तक सोनम वांगचुक कई बार भूख हड़ताल कर चुके थे। उन्होंने जेल भी देखी, पदयात्रा भी की और बार बार संवाद की मांग भी उठाई। लेकिन इस बार उनका संदेश पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। ये सिर्फ मेरा संघर्ष नहीं, आने वाली पीढ़ियों का संघर्ष है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है,
कोई सोनम वांगचुक की मांगों का समर्थन कर सकता है तो कोई सरकार के फैसलों का समर्थन कर सकता है, लेकिन एक बात तय है, लोकतंत्र में संवाद, जवाबदेही और शांतिपूर्ण विरोध तीनों की अपनी अहमियत होती है। और यही कारण है कि ये पूरा मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना। दोस्तों, अब फैसला आपका है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद क्या आपको लगता है कि सरकार को सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए? क्या नीट यूजी जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के लिए और सख्त जवाबदेही तय होनी चाहिए? और क्या लद्दाख की 6th शेड्यूल की मांग पर फिर से गंभीर चर्चा होनी चाहिए? लेकिन मैं आपसे सिर्फ हाँ या नहीं सुनना चाहता। कमेंट सेक्शन में विस्तार से लिखिए कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। और एक बात जरूर बताइए, आप ये वीडियो भारत के किस राज्य, किस जिले या किस शहर से देख रहे हैं? मैं आपके हर कमेंट को पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि किसी भी मुद्दे पर राय बनाने से पहले फैक्ट्स जानना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी छात्र तक सही जानकारी पहुंचा दे। आपका एक शेयर किसी को जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा दे। और अगर आप ऐसी ही रिसर्च बेस्ड, फैक्ट चेक्ड और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज उज्जवल नारायणपुर को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।